अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने एक ज़िम्मेदार घराने में आँख खोली और फिर लंदन से बैरिस्ट्री करके आया और अब शहर का हुलिया संवारना चाहता है। एक नौजवान बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा। आइए मिलते हैं। कैसे चीमा साहब? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाए? ठीक हैं? माशाल्लाह, यू आर लुकिंग क्वाइट यंग और मेरे ख्याल हैं भी। नहीं, बिल्कुल यंग ही हैं जी। अभी मेरा ख्याल आपकी उम्र कोई 20s में होंगे आप। हाँ जी, मेरी उम्र 29 है। हाँ, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जी बिल्कुल। आप यू आर अ बैरिस्टर, थोड़ा जी, सा बताइए अपने बारे में, तालीम के बारे में। मैं जी ज़फ़र साहब, वैसे एजुकेशन मेरी प्राइमरी फैसलाबाद से है और ए लेवल्स के बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया लॉ के लिए। वहाँ से लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर मैंने किया LLM और बारट लॉ किया। वो मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि वकालत वाली साइड पे, तो मैंने फिर लिंकन दिन से जो है वो बारट लॉ किया, जहाँ से कायद आज़म ने किया था। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर फैसलाबाद प्रैक्टिस की। फैसलाबाद के साथ फिर, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट नहीं है, बेंच नहीं है फैसलाबाद में, तो फिर लाहौर में हाई कोर्ट की वकालत करता हूँ और साथ अपना पॉलिटिक्स फैसलाबाद में। अभी आप ताज़ा कानून की तालीम हासिल करके और यानी कानून के शोबे से वाबस्ता हुए हैं, अभी एकदम आपका पॉलिटिक्स में आने का कैसे आपको ख्याल आया? मुझे ये ख्याल इसलिए आया कि वाला साहब तो ज़ाहिर बात है वो सियासत में थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें यंगस्टर्स को जो है ना वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जैसे वो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था ना कि पॉलिटिक्स इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द सिटीज़न, जिस तरह वोट कास्ट करना एक सिविक ड्यूटी है, उस तरह मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छे जगह पैदा किया है और आप प्रिविलेज्ड हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी को पे बैक करें। और उसके अंदर आपके पास जब तक इख्तियार नहीं होगा, आप बेहतरी नहीं ला सकते। अपने मशागल के बारे में बताइए, कैसा बचपन कैसा गुजरा यहाँ फैसलाबाद में? फैसलाबाद में जी गांव मलखा वाला है और वैसे मेरी फैमिली ज़िम्मेदार फैमिली है। मेरे वालिद साहब भी ज़िम्मेदार थे और एग्रीकल्चर फैमिली है। उसके साथ जो है वो रियल एस्टेट का बिज़नेस है। तो हॉर्स राइडिंग बड़ी देर से मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब आज हम आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल देखेंगे। वैसे जो है वो मैं नेशनल टेंट पैकिंग करता हूँ। पिछले साल लास्ट ईयर 2019 में मैं नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ टेंट पैकिंग हुई थी लाहौर पोलो क्लब में। तो उसमें सामने वो तस्वीर अगर आप देखें वो उसी की है। अच्छा। ये मैंने फाइनल शॉट लिया था, मैं फाइनल से आउट हो गया था, तो वो मैं करता हूँ। तो ये बचपन से ही आपका शौक है? हाँ जी, ये हॉर्स राइडिंग तो बचपन से ही हो रही है। उसके बाद फिर जब मैं O लेवल्स में था फिर हमने टेंट पैकिंग शुरू की। अच्छा, बचपन में देहातों में तो बड़े मज़ेदार खेल होते हैं, वो सारे खेले हुए हैं आपने? हाँ जी बिल्कुल खेले हुए हैं। गुल्ली डंडा खेला हुआ है, बांदर किला खेला हुआ है। अब बड़े मज़ेदार खेल होते हैं ये। बिल्कुल मज़ेदार होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लकी भी हैं कि शहर का माहौल भी देखा है, गांव का भी देखा है और वलायत का भी देखा हुआ। हाँ जी बिल्कुल देखा है। गुड। अच्छा, आप मैरिड हैं? हाँ जी बिल्कुल मैरिड हूँ। कब शादी हुई आपकी? शादी जी हुई है लास्ट ईयर। पसंद की हुई? नहीं, पसंद की नहीं हुई, शादी तो अरेंज हुई है। हाँ, जट फैमिली, पसंद की इजाज़त कहाँ मिलती होगी? नहीं, इजाज़त का इशू नहीं था, बल्कि मैं जब बाहर भी गया था तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा था कि यार अगर उधर भी तुम्हें कोई पसंद आए या कोई अच्छा लगे तो ये नहीं है कि मुझे नहीं बताना, मुझे बताना है। और जो है वो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वेरी गुड। अगर आपका मैच बनता है तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या आपने देखा कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में और इंग्लैंड में क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत फ़र्क है जी। वहाँ पे एजुकेशन प्रैक्टिकल है, वहाँ पे एजुकेशन जो है वो प्रैग्मेटिक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने बारट लॉ किया है। यहाँ पे आप जो वकील बना रहे हैं वो वकालत की डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है कोर्ट रूम में बिहेव कैसे करना है। उनको ये भी नहीं पता कि यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपने जज को असिस्ट करना है टू रीच एट द जस्ट कंक्लूजन।
वहाँ पे हमें भारत लॉ में उन्होंने क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग सिखाई कि पहले आपने क्लाइंट को डील कैसे करना है, ओपिनियन राइटिंग, कोर्ट रूम में एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब प्रैक्टिकल कोर्स था। आप पढ़ने के बाद आपको कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि अगर आपको किसी साइल का मुकदमा जज के सामने पेश करना पड़े तो आपके सामने कोई पर्दा हायल नहीं था। आप डायरेक्ट अदालत में यू वर रेडी टू प्रिपेयर एंड यू वर रेडी टू डिलीवर योर केस इन द कोर्ट। वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो दोहरा नहीं है। वहाँ पे ये तो ज़रूर है कि ईटन जैसे जहाँ से डेविड कैमरॉन पढ़ा हुआ है, ये थ्रीसा में पढ़ी हुई है, ईटन जो है वो बहुत महंगा कॉलेज, जिस तरह यहाँ पे एचएसएन कॉलेज है हमारा जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है लेकिन बहुत महंगा स्कूल है। वहाँ पे ये ज़रूर है कि कुछ स्कूल महंगे हैं, कुछ स्टेट फंडेड स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे एक बच्चा ओ लेवल कर रहा है, एक बच्चा मैट्रिक कर रहा है, एक बच्चा ए लेवल कर रहा है, एक बच्चा एफए कर रहा है, एफएससी कर रहा है। दोनों बच्चे, अमीर का बेटा हो सकता है ईटन में पढ़ रहा होगा, गरीब का बच्चा स्टेट फंडेड में पढ़ रहा होगा, लेकिन दोनों के पास इक्वल मौके हैं। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ भी वकील जो हैं इसी तरह वो कानून को हाथ में लेते हैं जैसे पाकिस्तान में होता है? वहाँ भी कुछ जजों पे हमले होते हैं? इसमें डॉक्टर साहब ये है कि पाकिस्तान में भी वकला कम्युनिटी के अंदर 90% लोग अच्छे हैं, 90% लोग काम करने वाले हैं। कानूनदान जो कानून से वाबस्ता लोग हैं, जब वो कानून को हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं रही, अदालतों पर एतमाद नाम की कोई शय नहीं रही। क्योंकि अगर वकील का भी अदालत पे एतमाद नहीं है कि उसको अदालत से इंसाफ मिलेगा, अगर वकील के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो सबसे आसान उसके लिए है कोर्ट में जाना और इंसाफ लेना। अगर उसको भी ये लगता है कि नहीं, अगर उधर से पता नहीं क्या होना, इधर इधर ही हिसाब पूरा कर दो, तो वो अदालती निज़ाम के कोलैप्स होने की, जस्टिस सिस्टम के कोलैप्स होने की निशानदेही करता है। उसमें जैसे मैंने कहा कि ब्लैक शीप्स तो हर प्रोफेशन में होती हैं। 90% लोग अच्छे हैं, 10% लोग जो हैं उनमें प्रॉब्लम है। और उसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अब एक वो BCAT टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो हमारा 3 साल का लॉ था उसको 5 साल का कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई एज अ पैशन दे वांट टू गो इनटू प्रोफेशन ऑफ द लॉ, वो बाय चॉइस जो आना चाहेंगे वही आ सकेंगे, बाय चॉइस जो आना चाहेंगे वो आएंगे। जी, नाश्ते की मेज़ पर बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा, उनके वालिद साहब रफ़ी चीमा साहब और दीगर उनके अहबाब मौजूद हैं। उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खाने पीने में किस कदर चूज़ी हैं चीमा साहब। चीमा साहब, क्या करते हैं नाश्ता, किस चीज़ का करते हैं? नाश्ता जी सादा ही होता है, दही पराठा और साथ कोई अगर सालन हो तो उसमें मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है, और सब्ज़ी में आलू गाजरी। अच्छा, कभी आपने ख़ुद भी नाश्ता तैयार किया? इंग्लैंड में बिल्कुल किया है, नाश्ता भी ख़ुद तैयार किया हुआ है और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। जब खुद आप नाश्ता तैयार करते थे तो उस वक्त क्या करते थे नाश्ता? उस वक्त जी इंग्लैंड में तो नाश्ता हम करते थे आमतौर पे सिरिलैक और ओट्स या दूध, और खाने में मैं चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। और अच्छा, 3 साल की है कुकिंग और वो खुद ही करते थे सारा। वेरी गुड। नाश्ता वहीं बनाना सीखा या पहले से आता था आपको? नहीं, वहाँ पर सीखा है। और कढ़ाई वगैरह भी वहाँ? वो भी वहाँ से थी कि हमारे साथ एक पेशावर का दोस्त था, सिकंदर शाहिद, बैरिस्टर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है पेशावर हाई कोर्ट में। उसने हमें सिखाई थी ये चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई, और फिर वो हमें सिखाने लगा पश्तो। कि यार ये ना सिखाओ, मेरे वालिद ने कहना तुम्हें भेजा अंग्रेजी, तुम वहाँ पश्तो सीख के आ गए हो। बैरिस्टर साहब के वालिद साहब से जानते हैं वो अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। चीमा साहब फरमाइएगा, कैसा लगता है एक नौजवान बैरिस्टर का बाप होना जो बहुत होनहार हो और पॉलिटिक्स में भी आ रहा हो? देखें जी, इससे पहले तो ये बात मैं करूँगा कि ये पढ़ाई में इतना पढ़ने का शौकीन नहीं था, और मैंने इसको ना जब ये स्कूल जाता था तो इसको कहा था अगर अच्छे नंबर लोगे तो मैं आपको ना गाड़ी लेके दूंगा। वो गाड़ी के लालच में इसने पढ़ना शुरू किया। फिर इसने LLB में
बाहर चला गया और जब वहाँ से बैरिस्टर बना, जब बैरिस्टर बन के आया ना, तो उस वक़्त मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं इसके नाम से पहचाना जा रहा हूँ माशरे में, कि मैं बड़ी खुशी हुई है। कचहरियों में जाने का इत्तेफाक हो तो बाज़ दफ़ा मैं गुज़र रहा होता हूँ ना, तो जो न्यू कमर वकील होते हैं वो इस तरह कह देते हैं, वो मुंडे बैरिस्टर दा वालद जिहा। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और इलेक्शन में आने की भी इसने ख्वाहिशदार की, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ये तो हम पहले भी करते ही हैं, चलो कामयाब होना या नाकाम होना उसमें एक अल्लाह की रज़ा है, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो फिर आप आएँ। अगर आप पैसे कमाने के लिए आना है तो फिर ना आएँ, कि वो तो बहुत लोग लगे हुए हैं जिनका टारगेट ही ये है। अगर आप चाहते हैं कि आप आवाम की खिदमत करें या खिदमत कर सकेंगे तो फिर ज़रूर आएँ। तो मुझे एक बात भी याद आई है, एक दफ़ा स्कूल से मुझे ना ये कहा गया टीचरों ने कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने इनको, ये 4 भाई हैं जी, मैंने पूछा भी तुमने क्या करना है, तो ये मुझे कहने लगा हमने बदमाश बनना है, बदमाश बनना है। बैरिस्टर साहब ने जी जो आजकल बैरिस्टर हैं। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यार ये अच्छा, मैंने स्कूल भेजा इनको। बैरिस्टर साहब के हवाले से जिस दिन मैंने इनका पोस्टर देखा ना वहाँ पर साइन बोर्ड पर, इनके नाम के आगे जब बैरिस्टर लिखा हुआ और इनकी तरफ मैंने जब देखा तो मेरे दिल ने कहा कि इंशाअल्लाह हमें जिस शख्स की तलाश थी शहर फैसलाबाद के लिए वो हमें मिल गया है। और यकीन कीजिए मैंने ख़ुद इन्हें कॉल की, मैंने कहा मैं बैरिस्टर साहब आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसे यंग लोग आ गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सियासत में ताज़ा हवा की ज़रूरत है। घुटन का माहौल है, हबस है, पुराने चेहरों से, पुराने लोगों से, पुराने ख़ानदानों से लोग भुगताए पड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि नए लोगों को आगे आना चाहिए, वो आदिल रफ़ी हो या कोई और हो। ये बैरिस्टर साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े लायक हैं, मेहनती हैं, मुखलस से सियासत में आए हैं। उम्मीद है बड़ा अच्छा ये डिलीवर करेंगे सियासत में आके। इनका प्लस पॉइंट ये है जी कि ये अच्छी जगह से एजुकेशन लेके आए हैं, इनकी सोच अच्छी है और स्कोप इनका अच्छा है लोगों के बारे में। और जैसे अपना फ़खर भाई ने पहले बात की है कि जो रवायती लोग ज़्यादा आगे आ रहे हैं एक ही सोच को लेके, और फिर पहले बाप है, फिर बेटा है, फिर आगे उसका बेटा आई जा रहा है, तो वो एक बिल्कुल मतलब कि उन्होंने अपने घर की चीज़ बना ली है इस चीज़ को कि हमारे इस फैमिली से बाहर ये जा ही नहीं सकता। तो अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ये सोचे कि हम सब मिलके चलेंगे, सारों को साथ लेके चलेंगे, तो वो इलाके के लिए भी बेहतर है और शहर के लिए भी बड़ा बेहतर है। मेरा एक ही ख्याल है कि पाकिस्तान की जो बका है या पाकिस्तान का जो फ्यूचर है या मुस्तकबिल है वो लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता है। और इंतहाई खुशी वाली बात यह है कि बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा ने वो रवायती सियासत तर्क की है और वो जो पार्लियामेंट्री सियासत जो भी छक्के चौके लगाओ, MPA बनो, MNA बनो, मिनिस्टर बनो और जाके इस्लामाबाद या लाहौर में इंजॉय करो, वो रास्ता नहीं इन्होंने चुना। इन्होंने एक बड़ा मुश्किल रास्ता चुना है। पिछले जो वक्त गुजरे हमारे उनमें ये बड़े भाई हैं हमारे, सियासी काफ़ी इख्तलाफात रहे हमारे, लेकिन जब से ये आदिल साहब आए इनकी सोच को देख के, इनकी तालीम, इसलिए कि हमारे जट्टों में तालीम इतनी नहीं थी, लेकिन इनकी जो सोच है उसके हिसाब से हम दोनों भाइयों ने अपने इख्तलाफात दूर किए और इसकी सोच को लेके हम चले। हम दुआ को ये जी लाहौर ऑफिस है, क्योंकि वीक में कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन जो है वो मैं लाहौर होता हूँ। हाई कोर्ट के केसेस होते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है,
तो फिर ये सैफ सेंटर में ऑफिस है मेरा, यहाँ पे टाइम गुजरता है ज़्यादा दिन का। और बेसिकली जो है वो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल और सिविल जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। क्या इम्कानात देख रहे हैं? पीटीआई को पसंद करेंगे लोग? एक इतने 2.5 साल, पौने 3 साल इक़्तिदार में लोगों को बहुत सारे गिले शिकवे भी पैदा हुए हैं। तो अगर आप पीटीआई का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप तवक्को करते हैं कि पीटीआई को लोग वोट देंगे लॉर्ड मेयर के तौर पे? आप देखें, इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि 2010 से पीटीआई में है। मेरे वालिद साहब 2010 से पीटीआई में है। 11 में पीटीआई का बूम आया था, तो वो तो हमने ज्वाइन की थी खान साहब को देख के, ठीक है। और कोई सिर्फ खान साहब को देखा था कि यार ईमानदार बंदा है और विजन है पाकिस्तान के लिए, एजुकेटेड है, अच्छा ऑप्शन है, और अगर सियासत करनी है, कोशिश करनी है तो एक ईमानदार बंदे के साथ करते हैं। अभी भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और लोग रिज़ल्ट मांगते हैं कि फ़ौरी रिज़ल्ट लोगों को मिले, हालांकि ऐसे होता नहीं है। फ़ौरी रिज़ल्ट नहीं लोगों को मिलते। इसमें हमारी बेसिकली खान साहब जो कर रहे हैं, हम उसमें जो स्टेप्स ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स है। अब इंडस्ट्री है, वो हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। उसमें फैसलाबाद में कम से कम बेरोज़गारी और इस बेरोज़गारी की शरह में कमी आई है। बाईपास रोड पर पहुँचे हैं जहाँ ज़रूरी फार्म भी है इनका और ये घोड़ों के इनके स्टेबल्स भी हैं। देखिए, थोड़ी सी घुड़सवारी भी करवा के देखते हैं, आइए। कब से आपको हॉर्स राइडिंग आपने सीखी और कितना अर्सा लगा था? ये मैं तो कर रहा हूँ जब मैं 7 साल का था। 7 साल की? बिल्कुल, तब से मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। वालिद साहब भी करते थे, दादा भी करते थे, तो ये एक्सरसाइज भी है और आपका माइंड भी रिफ़्रेश होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं टेंट पैकिंग में आ गया। तो ये हमारी होम ब्रीड है दोनों घोड़े, और ये फेवरेट है मेरा टेंट पैकिंग के लिहाज से। 2019 में जो हमारी हुई थी नेशनल टेंट पैकिंग चैम्पियनशिप जो हुई थी, वो इस पे मैंने की थी। गुड जी। आप आदिल रफ़ी चीमा साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो ज़रा हमें घोड़े पे बैठें और घोड़सवारी करके दिखाएं। चीमा साहब, कैटल फार्म भी आपका है और भैंसों से, नेचर से लगता है बड़ी मोहब्बत है आपको। हाँ जी, बिल्कुल नेचर से है जी मोहब्बत। और ये तो क्योंकि देहात से ताल्लुक़ है तो ये तो है ही है साथ साथ। और दूध भी फ्रेश। आजकल तो आपको पता है कि शहरों में दूध भी नायाब है, केमिकल मिक्सचर और पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें। तो ये तो अल्लाह ताला की बहुत नेमत है, और आपको अगर खुराक आपको अच्छी मिले तो अल्लाह ताला की नेमत है। तो कभी दूध दुआ है आपने इनका? कभी खुद? नहीं, बचपन में ट्राई किया हुआ है, लेकिन नहीं किया, धोया नहीं है। चीमा साहब, ये फरमाइए कि आप लॉर्ड मेयर बन जाते हैं फैसलाबाद के, क्या आपके नज़दीक वो अहम काम हैं जो फैसलाबाद में होने चाहिए जो आप समझते हैं कि अब तक नहीं हुए? हमारा जी फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल लेवल तक मेडिकल सेंटर नहीं है। गरीब लोग हैं और हमारे 2 हॉस्पिटल्स बने थे, अलाइड और सिविल। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन हॉस्पिटल्स हमारे 2 वो ही हैं। तो जब तक हम इसको सप्लीमेंट नहीं करेंगे मेडिकल सेंटर्स यूनियन काउंसिल लेवल पे, उस वक्त तक ये हमारा बोझ ख़त्म नहीं होगा और लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर हमारे ना हेपेटाइटिस की रेशो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा है। उसके अंदर हमारा प्लान है कि हमने जो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी है
इसकी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, उसको हमने लेके आना है। अभी गवर्नर साहब इस पे कर भी रहे हैं, लेकिन इसको अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम इसको एक्सटेंसिवली फैसलाबाद में करेंगे, और ख़ुसूसन जो गरीब आबादी हैं उनके अंदर हम पानी के प्लांट्स ज़्यादा लगाएंगे कि लोगों को साफ़ पानी मिले, जो कि एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है कन्वर्टेबल पार्किंग प्लाजाज का। उसके अंदर अब आप देखें, मैं अगले दिनों रिसर्च में कर रहा था तो मैं देखा कि गुड़गांव में, इंडिया में, दिल्ली में कन्वर्टेबल पार्किंग प्लाजाज चल रहे हैं। स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं और मूवेबल हैं। आपको ये नहीं चाहिए कि आप जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला आप पार्किंग प्लाजाज बनाएं, क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ लैंड है। लैंड हमारे पास है नहीं है, लैंड थोड़ी है, तो वो लैंड को बाउंड कर देता है। हम 8 बाज़ारों का मसला है, सबसे बड़ा मसला तो पार्किंग का है, उसको हम हल करेंगे। फिर हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़े से बिजली बनाना, वो एक प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में फिर जो है वो बस इनके जो ये शोइनिज़म के प्रोजेक्ट्स थे कि मेट्रो बना दो, सारा फंड वहाँ इंजेक्ट कर दिया है फजूल प्रोजेक्ट्स में। ये हम बिजली, उससे हमारी फैसलाबाद की आवाम को, गरीब बंदे को बिजली सस्ती मिलेगी, तकरीबन मुफ्त मिलेगी, अगर हम अपने जो वेस्ट है, जो कूड़ा है, उससे हम बिजली बनाएं। उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो मैं अपने टेन्योर में जो है उसको कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। न्यामुआना गांव पहुंचे हैं, जहां इनके हामी सियासी अमायदीन ने इनके एजाज़ में एक टी पार्टी का अहतमाम किया है। एक कॉर्नर मीटिंग है, आइए आपको दिखाएं कि किस तरह से उनसे मिलते हैं, क्या बातें होती हैं। मैं जी सब तो पहला तो अंसर रजोका साहब दा, शाहिद साहब दा, और चाचे नज़रे दा, हाजी साहब दा, नंबरदार साहब दा, ते तुहाडे सारे दोस्तां दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि तुसी टाइम भी दिता है, इत्थे बुलाया भी है और इज़्ज़त बख्शी है। और मैं बिल्कुल इस गल नूं ओन करना वा कि जिहड़ी हाजी शाह साहब ने गल कीती है कि बई साडा तलक तुहाडे नाल सियासी नहीं है, बड़ा पुराना तलक है। और मैं इस गल नूं बिल्कुल ओन करना वा कि इत्थे रजोके ने, भोड़ ने साडे वास्ते इस तरह ही है कि साडे घर दे फर्द ने, खरल बरादरी है, इस तरह ही गैर काश्तकार दोस्त साडे ने। सिर्फ न्यामूआने का नाँ तुहाडा काफ़ी है, साडे दरवाजे हर वेले तुहाडे वास्ते खुले ने। और मैं जिहड़ा ये शुरू किया है कि बई इलैक्शन मेयर का मैनूं लड़ना चाहिए, वो मैं इस वजह तो किया है कि मेरा ख्याल है कि हुण सानू यंग लोगों नूं सियासत च आउणा चाहिए है। और जिहड़ा असी घर बह के ये गिला शिकवा कर छड़ने आ कि फलाना काम भी नहीं हो रहा, फलाना काम भी नहीं हो रहा, फलाना चोर है, फलाना उचक्का है, फलाना ठग के लै गया है, ये किया, करप्शन की है, जिस दिन सियासत च आया सी उस दिन मोटरसाइकिल ते आया सी, अज लैंड क्रूजर ते आउंदा वे। ये सारियां गल्लां दा, गिले शिकवियां दा कोई फायदा नहीं होंदा ਜਦੋਂ तक असी अमली तौर ते अपनी जदोजहद दे नाल कोशिश ना करिए। ते मैं ते शुरू कोशिश इसे वास्ते कीती है कि बई कम अज़ कम पछतावा ते ना रवे कि एक काम शुरू नहीं किया। ते मैनू अगर अल्लाह ताला ने मौका दिता, मैं अगर मेयर बनिया तो मेरा जनाब तुहाडे नाल वादा वे कि जिहड़ा न्यामूआना पिंड है इहदी तरक्की विच असी इंशाअल्लाह कोई कसर नहीं छड्डांगे। और साडे 3 बुनियादी मसले ने, सेहत का मसला वे, फिर साडे स्कूलों का बड़ा बुरा हाल है, बच्चियां दे स्कूल नहीं है साडे कोल, फिर साडा पानी का, साफ पानी का बड़ा मसला है। तो ये जिहड़ा असी गवर्नर साहब ने प्लांट मंगे सन कि भाई प्लांट दिओ अपने अपने हल्के दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ। अब हम आदिल रफ़ी चीमा साहब के गुआवा फार्म पे आए हैं। ये अमरूदों का बाग, ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसकी
इसको पानी दिया जाता है अमरूद के दरख्तों को, ड्रिप इरिगेशन, जितनी ज़रूरत है वो इन पाइपों के ज़रिए पानी उन तक, उस पौधे तक पहुंच जाता है, पानी ज़ाया नहीं होता, पूरी ज़मीन को पानी नहीं देना पड़ता। आइए देखते हैं। चीमा साहब, कितने एकड़ पर ये आपका बाग है अमरूदों का? ये जी जो हमारा अमरूदों का है ये तकरीबन 20 एकड़ के ऊपर है, और जो है सिट्रस का वो तकरीबन 100 एकड़ के राउंड अबाउट है। तो आपका फैसलाबाद में कितना रकबा है? आप ज़मींदार घराने से आपका ताल्लुक़ है। फैसलाबाद रहीम यार खां में भी आपकी ज़मीन है? हमारे पास जी तकरीबन टोटल कोई है 300 एकड़ के करीब, जिसमें से तकरीबन कोई हमारे पास 100-125 एकड़ फैसलाबाद में है, और हमारे पास रहीम यार खान में है तकरीबन 300 एकड़ के करीब उधर है, और उधर ज़्यादा है उसकी कपास की फसल होती है, और उसके साथ हमने वहाँ पे सिट्रस फार्मिंग की हुई है, नींबू की फसल जो है ना वो की है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सारा होता है। 1 एकड़ इस अमरूद के फल के जो दरख्त हैं, अमरूद के दरख्त 1 एकड़ कितने में वो ठेके पे चढ़ जाता होगा? इसके अंदर जो है वो वेरी करता है आपके फल के ऊपर कि फल कैसा है। तो हमारे जो हैं ये माली साहब ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के माहौल में और इंग्लैंड के माहौल में क्या फ़र्क देखा आपने, यहाँ की पॉलिटिक्स में और वहाँ की पॉलिटिक्स में? आप वहाँ पढ़े हैं, कुछ तो पता होगा। वहाँ की पॉलिटिक्स जी डायरेक्ट पॉलिटिक्स है, इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ की पॉलिटिक्स है जी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स है। और अब आप देखें कि अमेरिका जैसे मुल्क में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, बराक ओबामा जैसा लोअर मिडिल क्लास का बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है। आजकल मैं उसकी बुक पढ़ रहा हूँ प्रॉमिस्ड लैंड, यकीन करें बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक यंग लॉयर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल बैकग्राउंड, और वो जो है वो उसकी आप स्टोरी अगर पढ़ें ना, उसकी बीवी भी उससे लड़ती थी, मिशेल जो थी वो तैयार नहीं थी अपना टाइम देने के लिए। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले वो सेनेटर बना था इलिनॉइस स्टेट से। वो उस इलेक्शन से पहले उसको बहुत ही डिवास्टेटिंग डिफीट हुई थी ओबामा को, और लेकिन वो उससे मायूस नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसकी बीवी ने उससे वादा लिया कि ये आखिरी इलेक्शन है, कोशिश कर लो, इसके बाद नहीं करना, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास आदमी था, फाइनेंसिस का स्ट्रेन था, दोनों मियाँ बीवी काम करते थे, 2-2 3-3 जॉब्स करते थे, और बच्चे भी पढ़ाते थे, पॉलिटिक्स भी कर रहा था। तो जो है मतलब हमारे मुआशरे में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आम आदमी के लिए ऊपर आना जो है ना वो मुश्किल है बनिस्बत बाहर के। वहाँ पे हम तनकीद तो बहुत करते हैं, वो नाम के तो काफिर ज़रूर हैं, लेकिन इस्लामी प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स आपको वहाँ मिलते हैं। शहर के बिल्कुल ही करीब एक ज़बरदस्त मॉडल एक शहर आबाद किया है, बहुत बड़ी ज़बरदस्त कॉलोनी बनाई है, मॉडल सिटी। यहाँ आए हैं और यहाँ कुछ अपना हिसाब किताब करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे। रोज़ाना मामूल है इनका यहाँ आना। आइए। जी, जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल सिटी एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है शहर का, बड़ा खूबसूरत एक हाउसिंग कॉलोनी है, टाउन है। इसके हवाले से कुछ मज़ीद जानते हैं। चीमा साहब बताइएगा, ये कितने पार्टनर हैं आपके इस प्रोजेक्ट में, और इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट
अब तो मेरा ख्याल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये है कि इसमें हम बेसिकली 3 पार्टनर हैं। आरिफ चीमा साहब से आपकी मुलाकात हुई है, जावेद भट्टी साहब हैं, और ये हमारा जो टाउन है ये तकरीबन कोई 125 एकड़ 150 एकड़ के करीब है। और इसमें ये हमारा भट्टी साहब के साथ, आरिफ साहब के साथ ये पहला प्रोजेक्ट है। वैसे जो है वो मेरे वालिद साहब ने पहले और प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इसके अंदर ये जितना आप देख रहे हैं ये सारा भट्टी साहब ने इसको पहले डिज़ाइन करवाया था। हमारा आरिफ साहब का ज़ाहिर बात है कॉन्ट्रीब्यूशन उधर है ही है। और ये आप रोड विज़िट करें, लेकिन इसमें मैं आप अपने मुंह से आपको बताऊं वो नहीं है। इसमें आप भट्टी साहब आपको बताएंगे बेहतर। ये आसिम हमजा साहब हमारे ये एज अ इन्वेस्टर इसको डील करते हैं, ये भी हैं और भी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ये आपको एक अनबायस राय देंगे टाउन के मुतालिक। तो बेहतर है कि ये मेरे से बेहतर है कि आप इनसे पूछेंगे ये कैसे समझते हैं। आसिम साहब आप कुछ बताइएगा। मैंने तो उस टाउन में जब से काम किया है एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छा पाया है, और इन तीनों पार्टनरों के साथ बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी अर्निंग हुई है यहाँ से। और सबसे अच्छी बात यहाँ की इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और आम पब्लिक ने इसको बहुत पसंद किया है। तो इसकी वजह से लोग शामिल हुए हैं, इसमें आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और बहुत गेन किया है। तो आदिल साहब के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है और भाइयों की तरह इन्होंने बड़ा हमें अच्छा यहाँ पे ट्रीट किया है। जी, शहर के एक बड़े डेवलपर जावेद भट्टी साहब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने, अभी इसमें भी पार्टनर हैं, बल्कि इसके मेन रूहे रवां यही थे पहले। उनसे जानते हैं कि वो उनकी जब डेवलपमेंट जब करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो क्या होता है उनके जहन में। भट्टी साहब फरमाइएगा, बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह। जब मैं प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मेरे जहन में यही होता है कि जो फैसलाबाद में कमी रह गई है, जो पहले डेवलपर्स ने एक जो काम है वो नहीं कर सके, तो उनसे हट के ज़रा काम किया जाए और ख़ूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट दिया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब भी हैं और मॉडल सिटी इसका एक नमूना है और पूरा शहर जो है वो इसकी मिसाल भी देता है और पूरे शहर में हमारा प्रोजेक्ट जो मॉडल सिटी है पसंद किया जाता है। इनकी ज़ात के हवाले से कुछ कहिए, आप इनको जानते हैं, कैसा इनको पाया? जी, बहुत अच्छे इंसान हैं बैरिस्टर साहब, और हमारा एक बड़ा अच्छा एक आपस में रिलेशन है और ह्यूमन बीइंग एज ए गुड मैन। आरिफ चीमा साहब भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उनसे भी जानते हैं। एक तो वो बैरिस्टर साहब के बारे में कुछ कहें कि क्या जज्बात हैं, किस तरह का उनके व्यूज़ हैं इनके बारे में, और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ कहें। जी आरिफ साहब। रहमान रहीम। आदिल जो है ये मेरे भतीजा समझे, मतलब ये खालिद रफ़ी साहब चीमा साहब के बेटे हैं। अब इलेक्शन का भी इनका प्रोग्राम है लड़ने का, और ये माशाल्लाह इंग्लैंड से बेइज्जती की है और माशाल्लाह बड़ा धीमा मजाज है इनका और बड़े प्यारी गुफ्तगू है इनकी। जड़ावाला रोड पर कक्कू आना पहुँचे हैं, जहाँ अकमल शिराजी साहब ने इनके एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया है। जी, PP 107 में सैयद मोहम्मद अकमल शिराजी के डेरे पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं फैसलाबाद के लिए चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के और प्राइम मिनिस्टर क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के डिवीजनल कोऑर्डिनेटर हैं फैसलाबाद के। उनसे बात करते हैं कि वो आज अपने जो मेहमान हैं बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा, उनके बारे में उनकी क्या राय है। सर फरमाइएगा, आदिल रफ़ी चीमा साहब को कब से जानते हैं और अब ये लॉर्ड मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपके क्या ख्यालात, क्या व्यूज़ हैं इनके बारे में? आदिल रफ़ी चीमा साहब हमारे भाई हैं, इनके वालिद से मेरे 93 से तल्लुक़ हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं फैसलाबाद पूरे में आदिल रफ़ी चीमा साहब के लिए वर्किंग करूंगा, दिन रात एक करूंगा और हम इंशाअल्लाह अपने भाई को कामयाब करवाएंगे। मैं एज ए सैयद इनको एडवांस मुबारक देता हूं कि ये हमारे फैसलाबाद के लॉर्ड मेयर हैं। आप इनकी ज़ात के हवाले से, इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आदिल साहब
अभी मैदान में आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तहम्बल वाले हैं, शरीफ हैं और इंशाल्लाह ताला इनको हम कामयाब करवाएंगे अपने अल्लाह के हुक्म से। बैरिस्टर साहब, आप भी सैयद मोहम्मद अकमल शिराजी साहब के हवाले से आज उन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्या कहेंगे? आपकी कैंपेन चला रहे हैं वो। शिराजी साहब जी, इसमें इनके साथ रिलेशन जिस तरह इन्होंने बताया है कि मेरे वालिद साहब के साथ तो इनका बहुत पुराना रिलेशन है और शिराजी साहब जो है वो इस इलाके में किसी तारुफ के मुताज नहीं है। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बहुत देर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। हम घंटाघर पहुँचे हैं जी। यहाँ बहुत सारे कारोबारी लोग इस इलाके के मौजूद हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों के। वो इस्तकबाल कर रहे हैं बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा का। इनके हामी हैं और इनकी इंतखाबी मुहिम जो आने वाले दिनों में चलनी है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आइए। घंटाघर में मौजूद हैं और ये एक तारीख़ी इमारत फैसलाबाद की पूरी दुनिया में शनाख्त। ये घंटाघर उसके साए तले बैठे हैं और शाम के साए ढल रहे हैं और इस वक्त बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा के चाहने वाले यहाँ फैसलाबाद की इन 8 बाज़ारों की जो एक कारोबारी शख्सियात हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही वालहाना अंदाज में वो ज़िक्र करते हैं आदिल रफ़ी चीमा साहब का, इनसे मोहब्बत करते हैं। इनके इलेक्शन के लिए बाकायदा ये अभी से इन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इनके तासरात लेते हैं कि वो आदिल रफ़ी चीमा साहब को क्यों सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ यहाँ की कारोबारी तंजीमों के लोग मौजूद हैं, हम उनकी व्यूज़ उनके आपको सुनाते हैं। बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा साहब की हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। इमरान खान साहब का विज़न भी ये है कि जो यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे हैं, वो आगे आएँ और माशाल्लाह इन्होंने तो आला तलीम बाहर से हासिल की है। तो हमें पीटीआई के लिए जो पढ़े लिखे का जो है ना नारा खान साहब का, वो इन्हीं लोगों के साथ सजता है। हम इनके वालिद साहब की जो खिदमात हैं पार्टी के लिए, वो पार्टी से मुकम्मल उनकी कमिटमेंट थी और वो चंद सौ वोटों की वजह से वो एमपीए ना बन सके। इंशाअल्लाह हमारा एक ख्वाब होगा एक वर्कर का बेटा लॉर्ड मेयर फैसलाबाद बने। बंगाली लस्सी बहुत मशहूर है घंटाघर की, यहाँ फैसलाबाद में बहुत शौक़ से पी जाती है। उसके जो प्रोप्राइटर हैं शकील जट साहब, उनके व्यूज़ भी सुनते हैं। हाँ, हमारी दुआ अल्लाह पाक इनको इस काम में कामयाब करे। ये नई क़यादत है, इंशाअल्लाह ताला ये फैसलाबाद का रूप भी बदलने के लिए आए हैं, इस फैसलाबाद को तरक्की देने के लिए सरगर्म नज़र आ रहे हैं हमको। ये हमें आज यही बताने हैं कि इस फैसलाबाद के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह अवाम की दहलीज पर हल किए जाएंगे। बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा साहब, आप ये जो ताजर कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है उनसे क्या कहना चाहेंगे और हमारी स्क्रीन के ज़रिए सिटी 41 की स्क्रीन के ज़रिए पूरे फैसलाबाद के अवाम को बलदियाती इंतखाबात के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें जी मेरा तो पैगाम बड़ा सादा सा पैगाम है कि मैं तो सियासत इसलिए शुरू की है कि मेरे ख़्याल में यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जो चले हुए कारतूस हैं उनसे कोई तब्दीली नहीं आनी, और अगर ये भी हम सोचें कि अकेला इमरान खान तब्दीली लेके आएगा तो ये भी गलत बात है। जब तक आप अपने किरदार दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सिम दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप हर बंदा अपने लेवल पे जद्दोजहद नहीं करता, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। जी, बहुत शुक्रिया आदिल रफ़ी चीमा साहब, आज आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा। दिन भर बहुत सी जो आपकी मसरूफियात थी उनको देख के लगा कि वाकई आप लोग आपसे प्यार करते हैं जहाँ जहाँ भी आप गए। नाजरीन, ये थे बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा, उम्मीदवार लॉर्ड मेयर फैसलाबाद। बैरिस्टर हैं, नौजवान हैं, शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी इसी एज में भी इतने बड़े ओहदे के उम्मीदवार हैं। पार्टी इन्हें टिकट देती है या नहीं देती, इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन इनके जिस कदर हमने सपोर्टर्स देखे हैं और इनका वलवला जिस कदर जवान देखा है और जितने वेल कनेक्टेड हैं और अपने नज़रिए से, अपने थॉट्स और अपने जो एम्स हैं उनके साथ जिस कदर कमिटेड हैं, उसको देख के लगता है कि इनका मुस्तकबिल रोशन है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।